तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ओके। तो देखो बच्चों, किसी भी रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम रिएक्शन में देखोगे कि रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एनर्जी से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज होते हैं और इस तरह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। तो यही लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। क्यों? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब आता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है क्या और हम इसे एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम टोटल मॉलिक्यूल जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका फ्रैक्शन लें, ठीक है, कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड हैं या कौन सी कैटेगरी के कितनी एनर्जी वाले हैं उनका फ्रैक्शन यहाँ और यहाँ एनर्जी दी गई है। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन और एनर्जी का ग्राफ देखें तो एक ये जो देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है एक फिक्स एनर्जी वाला मॉलिक्यूल का जो फ्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा और आगे बढ़ें तो ग्राफ में ये फ्रैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है और एक एनर्जी की ऐसी कंडीशन आ रही है ईटी जहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं अब वो फ्रैक्शन भले कम है लेकिन वो इतने एक्टिवेटेड इतने एनर्जी वाले हो गए हैं कि अब वो आपस में ही कोलाइड करके और किस में चेंज हो सकते हैं, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन ये ग्रीन जो मैंने बेल्ट बनाई है यहाँ पर, तो ये वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन दिख रहा है जो एक्टिवेटेड स्टेट में है। समझ गए ना? कौन सी स्टेट में है? एक्टिवेटेड स्टेट में। ये उनके फ्रैक्शन को शो करता है। मींस इतनी एनर्जी तो मिनिमम रिएक्टेंट को चाहिए तब जाके वो प्रोडक्ट्स में चेंज होगा। तो यही लिखा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कैपेबल टू ब्रिंगिंग इफेक्टिव कॉलिजन। ओके। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन जो है कम है। अब किस टेम्परेचर पर? टी के, मतलब एक कोई टेम्परेचर टी है जिस पर कि यहाँ पर मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन मैक्सिमम है लेकिन ये मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। केवल वही फ्रैक्शन किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में जिनकी एनर्जी थ्रेश होल्ड एनर्जी के, ईटी का मतलब है थ्रेश होल्ड एनर्जी। मीन्स इतनी एनर्जी जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर कोलाइड करें तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, मीन्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो वो एक थ्रेश होल्ड है। तो ये फ्रैक्शन कम है। फिर हमने टेम्परेचर जो भी था उसमें 10 डिग्री और बढ़ा दिया। तो देखो ये ग्राफ में अगर हम इस एरिया देखें इस ग्राफ का तो एरिया तो वही रहेगा, मींस इसके अंदर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वही रहेंगे लेकिन अब यहाँ नीचे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो इस तरफ के थे या जो हायर फ्रैक्शन था, ये वाला एनर्जी का फ्रैक्शन था, वो थोड़ा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मीन्स ये नीचे की तरफ जैसे जैसे ये टॉप पॉइंट नीचे की तरफ खिसकेगा तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। अभी अगर आप देखें तो फ्रैक्शन जब टेम्परेचर टी था तो फ्रैक्शन ये दिख रहा था। अब जब टेम्परेचर आपने बढ़ा के कितना कर दिया, T+10, तो फ्रैक्शन बढ़ गया ना। तो इस तरह से जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है कि सपोज द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज अटेन्ड एट द पॉइंट ईटी, कि यहाँ पर जो एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर आप बढ़े तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो ईटी पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है, हेयर, ठीक है। एंड पॉइंट दिस पॉइंट, या इस बिंदु इस पॉइंट पर या इससे आगे के पॉइंट पर मॉलिक्यूल जब भी कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन चलेगी। तो ये जो डार्क प्लेस दिख रहा है ये वो फ्रैक्शन है जहाँ के मॉलिक्यूल जो है मिनिमम ईटी एनर्जी से रखते हैं और इसके आगे एनर्जी अगर बढ़ती जाएगी तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, मीन्स उनके कॉलिजन इफेक्टिव होते जाएंगे। तो यही लिखा है कि सपोज द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज अटेन्ड एट द पॉइंट ईटी, ठीक है, हियर एंड बियॉन्ड दिस पॉइंट
ऑल कॉलिजन विल बी इफेक्टिव। इस पॉइंट के बाद फिर मॉलिक्यूल कोई भी कॉलिजन करेगा तो वो इफेक्टिव होगा और रिएक्शन चलेगी। इफ द टेम्परेचर is raised from T Kelvin to T plus 10 Kelvin, the distribution curve shifted towards right, but ET magnitude remain, ठीक है, remain the same means same, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड है, देखो बच्चों पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, है ना। जैसे हम टेम्परेचर टी कैल्विन से टी प्लस 10 कैल्विन कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप देख रहे हैं शिफ्ट हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, जो ये है क्या एक्टिवेशन एनर्जी का या थ्रेशोल्ड एनर्जी का, तो वो तो क्या बना रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और ऐसे में क्या होगा सेम कि मींस फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बिकम्स डबल और ट्रिपल। और आप देख रहे हैं कि 10 डिग्री पर ये डबल से भी ज़्यादा दिख रहा है और डबल या ट्रिपल तक हो जाता है। और इस तरह से यही रीजन है कि रिएक्शन का रेट जो होता है बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से डबल या ट्रिपल हो जाता। तो यहाँ बात कुछ समझ में आई ना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस कर्व से पता चल रहा है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मींस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो फ्रैक्शन है वो बढ़ा और डबल या ट्रिपल हो जाता है 10 डिग्री में, इसलिए रेट भी डबल या ट्रिपल हो जाता है। और अगर हमें इन मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन निकालना है कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, मींस कौन सा फ्रैक्शन, जो एक्टिवेटेड स्टेट में है, टोटल मॉलिक्यूल में से वो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेटेड स्टेट में है तो वो कहलाएगा उनका फ्रैक्शन। मींस हम ये कहें कि इस तरह से ये फ्रैक्शन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का है, तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है किसी टी टेम्परेचर में तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ET अपॉन RT, जहाँ T वो टेम्परेचर है जहाँ पर मॉलिक्यूल की एनर्जी ET मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी। हम इसका लॉग लेके और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो फ्रैक्शन है हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, जो डार्क प्लेस दिख रहा है ये वो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा है। अब आता है बच्चों नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी मींस अभी आपने देखा ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट से नीचे, मतलब जो एग्जिस्टेंस बनाए रख रही है जो एनर्जी वो, और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों का सम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये वो मिनिमम एनर्जी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर कंपाउंड टू रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वो एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल को प्रोवाइड कर दी जाए, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। एंड टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पजेस बिफोर दे कैन रिएक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कोलाइड करें और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो वहां तक जितनी टोटल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, मतलब टोटल, तो उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के बाद जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब की अपनी ग्राउंड स्टेट से और एक्टिवेटेड स्टेट पहुंचने तक, वो एनर्जी क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। तो टोटल ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, इनका सम कहलाता है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। The molecule having much less kinetic energy than threshold energy at room temperature and they do not react। अगर उनकी एनर्जी मॉलिक्यूल की जो है, अगर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है रूम टेम्परेचर में, तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो टोटल, मतलब मैं ये कहूँ कि यहाँ पे बना देता हूँ कि ये तो दिख रहा है आपको क्या, EA, ठीक है, या इस ग्राफ से भी दिख रहा है, ये तो हो गया आपके पास EA का वैल्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल जो ये एनर्जी कंटेंट है ये वाला, ठीक है, ये है बच्चों क्या, ET, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बल्कि मैं इसको कैपिटल T लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से। तो इस तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट एनर्जी और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी का सम है। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ हम एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये A और B रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, इनकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी मींस फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा HF नॉट ये है। यहाँ से मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड की, एटमॉस्फेयर से एनर्जी ऑब्जॉर्व की और धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट में पहुँच गए, ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट, उनको बोलेंगे क्या बच्चों, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो जो रेट होता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की
कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है मतलब मॉलिक्यूल की अपनी ग्राउंड स्टेट से लेके और एक्टिवेटेड स्टेट तक पहुंचने का, ये तो है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी दोनों का जो सम है वो है बच्चों क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ये जो एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है ये होगा रिएक्शन एंथैल्पी। ओके, तो इस तरह से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी और फॉर्मेशन एंथैल्पी का सम है। यहाँ पर डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड ये है, ठीक है बच्चों, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी। और रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की माइनस कर दो, या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी, इनका डिफरेंस भी रिएक्शन एंथैल्पी के इक्वल होगा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होगी। ये ग्राफ से दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये है, ये जो पार्ट इतना डिफरेंस दिख रहा है ना, ये है डेल्टा एच आर फॉर एक्सोथर्मिक, और ये जो डिफरेंस दिख रहा है डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक। तो ये जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो आप जानते हैं कि एक्सोथर्मिक में जो रिएक्शन एंथैल्पी होती है ना, वो निगेटिव होती है और एंडोथर्मिक में ये पॉजिटिव होगी। आप चाहें तो इस रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आता है अरेनियस इक्वेशन। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था अरेनियस ने, और ये है अरेनियस इक्वेशन, k इक्वल टू ए ई, ठीक है, ई का पावर ई अपॉन आर टी, जहाँ k है रेट कांस्टेंट, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई एक्टिवेशन एनर्जी और आर गैस कांस्टेंट है। ओके, आगे बढ़ें, अगर हमें इसी इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म ले लें तो ये बन जाएगा, ठीक है, लॉग ई बेस पर k इक्वल टू लॉग ई माइनस ई अपॉन आर टी। 10 बेस पे कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस तरह से ग्राफ लें लॉग के और 1 अपॉन टी, तो ये निगेटिव स्लोप आ रही है, चूंकि निगेटिव स्लोप है तो ई स्लोप इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी। तो इस तरह से ई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, जो कि क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट करना है तो हमें ये थीटा निकाल लें और इसका स्लोप लेके और ये कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की यूनिट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये था हमारा इक्वेशन, है ना। और अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दे रखे हैं तो log k2 अपॉन k1 इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, जहाँ k1 है t1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट और k2 है t2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें दो टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा हो, उनके करस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ है k की वैल्यू है 600 केल्विन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स, और टेम्परेचर 700 पर ये है। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे और ये कैलकुलेट कर देंगे, आर की वैल्यू जूल में रख दोगे तो जूल में आ जाएगा, कैलोरी में रखोगे तो कैलोरी में। ठीक इसी तरह से ग्राफ लिया गया है लॉग के वर्सेस 1 अपॉन टी, तो स्ट्रेट लाइन आई जिसका स्लोप इतना है -6670, तो पूछा जाए ये क्या है, तो हम इस तरह से ये कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप के बेस पे। फिर और आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, रेट कांस्टेंट दे रखे हैं टेम्परेचर के अनुसार, एक है ये k1 इतना और ये है k2 इतना। पूछा गया है कि द बोथ रिएक्शन स्टार्ट विद द सेम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b, देन एट द व्हाट टेम्परेचर बोथ द रिएक्शन विल हैव सेम इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट मीन्स उनके रेट कांस्टेंट को हम बराबर करके और इस तरह से हमें टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये टेम्परेचर है 217 केल्विन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अगर रेट कांस्टेंट ये है कि रेट कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ रेट कांस्टेंट ये है टेम्परेचर, ठीक है, कोफिशिएंट, ओहो, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप इसे सॉल्व करना। ठीक है, कि ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज 2, ठीक है,
कैलकुलेट ई है, ठीक है। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब K2 और K1 मीन्स यहाँ पर K 35 डिग्री सेंटीग्रेड और K 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये वैल्यू दे रखी है 2। तो यहाँ पर T1 तो हो जाएगा 298 केल्विन, T2 हो जाएगा 308 केल्विन, है ना। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन 300, सॉरी यहाँ हो जाएगा इसको यहाँ पर हम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 298 माइनस 1 अपॉन 308। तो ये इसका कैलकुलेशन करनी है। तो कुल मिला के ये था एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन। ओके, तो ये है हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में।